नमस्कार। हिंदी और अनुवाद इस विषय पर केंद्रित इस श्रृंखला के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिवादन है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोश विज्ञान और अनुवाद विषय पर। हम जानते हैं कि अनुवाद के साधन के रूप में, अनुवाद के उपकरणों के रूप में जब हम विचार करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो हमारे सामने अनेक प्रकार के साधन, उपकरण जो मुद्रित माध्यम से भी उपलब्ध होते हैं और विद्युतीय माध्यमों से, उनके माध्यम से भी उपलब्ध होते हैं। यानी बहुत से सॉफ्टवेयर, बहुत से ऐप्स आज भाषा के कार्यान्वयन के लिए, अनुवाद के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। और स्वाभाविक है कि किसी भी व्यक्ति को एक शब्द संपदा का आगार अगर हम देखें, कितने प्रकार के शब्द किसी एक भाषा के पास होते हैं। तत्सम भी होते हैं, तद्भव भी होते हैं, आगत भी होते हैं, विदेशी भी होते हैं, लोक के भी शब्द होते हैं। और अलग अलग भाषाओं से जो शब्द हमारी भाषा में, किसी एक भाषा में समाहित हो जाते हैं, वो भी उसमें प्रयोग में, उपयोग में लाए जाते हैं। तो बड़ी संख्या, लाखों में हम शब्दों की संख्या को देख सकते हैं। किसी भी एक व्यक्ति के लिए इतने सारे शब्दों को अर्थ के साथ, अर्थ छटाओं के साथ याद रखना ये संभव तो नहीं होता। इसीलिए एक रेडी रेकलर के रूप में तत्काल त्वरित गति से यदि कोई शब्द की अवधारणा समझनी हो, उसकी व्युत्पत्ति समझनी हो, उसके शुद्ध और मानक रूप को समझना हो, उसकी अर्थवत्ता, अर्थ छटा इसको जानना हो, उसके पर्याय देखने हो, समझने हो, क्योंकि एक ही शब्द किसी दूसरे शब्द का पर्याय तो नहीं होता, लेकिन उस तरह की व्यंजना, उस तरह की भावना उसके साथ प्रयोग में आने वाले अनेक शब्दों में उपलब्ध होती है। और वो सब प्रयोग संदर्भ सापेक्ष होते हैं, अनुशासन सापेक्ष होते हैं। तो वो समानार्थी, वो समध्वन्यात्मक, सममूल्यात्मक ऐसे शब्द, विलोम शब्द, और फिर इन सभी प्रकार के देशी, विदेशी, तत्सम, तद्भव, लौकिक, आगत, तमाम तरह के शब्द और बहुत से पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली भी, उसकी भी अपनी एक बड़ी दुनिया है, एक बड़ा संसार है। और हम जानते हैं कि शब्द और शब्दावली में अंतर होता है। इसलिए जब हम शब्द और उसके भिन्नार्थों को देखना चाहते हैं तो कोश की शरण में जाते हैं। शब्दकोश, नामकोश, व्यक्तिकोश, साहित्य कोश, मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश, सूक्ति कोश, ऐसे बहुत सारे अनेक प्रकार के कोश, उनकी शरण में जाना होता है। और यदि हमें शब्दावली यानी अवधारणात्मक शब्द, इनकी तह तक, उसके मूल तक पहुंचना होता है, तो हम शब्दावली संग्रहों तक जाते हैं। इन दोनों में अवधारणात्मक और प्रयोगगत अंतर होता है। शब्द के अर्थ को हम शब्दकोश में देखते हैं, खोजते हैं, लेकिन शब्दावली और उसकी अवधारणा, उसकी परिभाषा को हम शब्दावली संग्रहों में देखते हैं। और हम जानते हैं कि हिंदी में शब्दावली निर्माण का कार्य वह वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा सन 1961 में स्थापित इस संस्था द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की इस संस्था ने
अनुवाद की आधारशिला खड़ी की। इस शब्दावली के आधार पर ही हम शिक्षा में, ज्ञान में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, तकनीक में, उद्योग में, सब जगह पर हम देखें, इसी के माध्यम से हम अद्यतन, अधुनातन लेखन को प्रोत्साहित करते हैं। उच्च शिक्षा में विशेष रूप से जब हम संदर्भ ग्रंथों का निर्माण करते हैं, पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं, तो कंसेप्चुअल यानी अवधारणात्मक शब्दावली का प्रयोग करना वो हमारी अनिवार्यता हो जाती है। क्योंकि यदि हम उन अवधारणात्मक शब्दों का यानी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग न करें और उसके स्थान पर किसी अन्य समतुल्य, सममूल्य शब्द को हम रखने का प्रयत्न करें, तो अनुवाद में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी जिसको ब्लंडर्स इन ट्रांसलेशन या हाउलर्स इन ट्रांसलेशन कहते हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि उसमें अर्थ की परतों को बिठाया जाता है और ये कहा ही जाता है कि जो शब्दावली है वह निर्विकल्प है, उसका कोई विकल्प होता नहीं है। हम सरलीकरण के नाम पर या बोधगम्यता के नाम पर निर्धारित मानक शब्दावली का पर्याय कोई प्रयोग में ले आए, सरलता के नाम पर ऐसा कोई प्रयोग कर लें, तो वह एक प्रकार से भाषा और अनुवाद दोनों के लिए घातक हो जाता है। इसलिए शब्द में और शब्दावली में अंतर होता है। शब्दों के बोध और जानकारी के लिए हम शब्दकोशों की शरण में जाते हैं, वो चाहे एक भाषी कोश हो, द्विभाषी हो, त्रिभाषी हो, बहुभाषी हो। और अब तो जितनी प्रगति भाषा के क्षेत्र में प्रयोग अनुप्रयोग की दृष्टि से हुई है, उसी का सुपरिणाम है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, उसने 22 भाषाओं का एक कोश भी तैयार कर दिया है। यानी शब्द एक हम लें और उसका अलग अलग संविधान की 8वीं अनुसूची में समाहित 22 राष्ट्र की भाषाओं की शब्द संपदा, समतुल्य शब्द संपदा, इसकी प्रतिष्ठा उस कोश में की गई है। एक बृहत आकार का कोश है, लेकिन बहुत उपयोगी है। जब हम समेकित संस्कृति की बात करते हैं, जब हम भाषाई एकता की बात करते हैं, जब हम संवेदना के धरातल पर भारतीयता, भारतीय मूल्य, उन परंपराओं को खोजने और देखने की बात करते हैं, तो इस तरह के कोश बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी तरह मुहावरों के, लोकोक्तियों के कोश, सूक्तियों के कोश और अलग अलग प्रकार की अवधारणात्मक शब्दावली के संग्रह, ये सब इस बात की ओर संकेत करते हैं। कभी कभी हमें विलोम शब्द देखना हो तो उसके भी कोश मिलते हैं। और यही नहीं, शब्द कैसे बना, उसकी संरचना कैसे तैयार हुई, उसमें किस धातु का प्रयोग हुआ, उसमें कौन सा उपसर्ग, कौन सा प्रत्यय लगा, और कुछ शब्द ऐसे जो यथावत अगर भाषा में स्वीकार कर लिए गए, आत्मसात कर लिए गए, तो उसकी बाध्यता, उसकी विवशता क्या है, उसका संबंध किसी संस्कृति से है, किसी संस्कार से है, किसी मूल्य से है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हमें कोशों की शरण में जाना पड़ता है। और कोश निर्माण सरल कार्य नहीं है। कोश का अगर कोई निर्माण परिकल्पना से स्वप्न बुनता है कोई कोशकार, तो एक बड़ी चुनौती को आत्मसात करता है, स्वीकार करता है। हालांकि अब कोश निर्माण में भी इन मशीनी उपकरणों की सहायता बखूबी ली जा रही है। वर्णक्रम से व्यवस्थित करने में ये सारे ऐप्स, ये सारे सॉफ्टवेयर ये मदद कर रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो। एक ही प्रकार के शब्दों का अगर आपने चयन करना हो या खोज करनी हो, तो आप कंप्यूटर को, इंटरनेट को जब निर्देश देते हैं तो वह उसकी प्रस्तुति कर देता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि व्याकरणिक कोटियों के अलग अलग कोश,
तो ये जो कोश की दुनिया है, क्रिया कोश, संज्ञा कोश, विशेषण कोश, सर्वनाम कोश, ये सब भी हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और इन कोशों से वो किसी भी भाषा के हों, हिंदी के हों, भारतीय भाषा के हों या विदेशी भाषा के हों, हिंदी और भारतीय भाषा में हो या संस्कृत और भारतीय भाषा में हो या हिंदी और विदेशी भाषा में या इसके ठीक विपरीत हो, ये कोश समस्त दुनिया के भाषा प्रेमियों के लिए, अध्येताओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसीलिए अगर हिंदी इतर भाषा भाषियों को हिंदी का ज्ञान अर्जित करना है तो वो हिंदी के कोश देखते हैं, द्विभाषी कोश हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी कोश देखते हैं, त्रिभाषी कोश देखते हैं। और यदि हिंदी भाषी को मलयालम का, तमिल का, तेलुगु का, मराठी का, गुजराती का साहित्य पढ़ना है और शब्द संपदा से अवगत होना है, शब्द की अर्थवत्ता से, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्र में कहा भी गया कि शब्द शरीर होता है और अर्थ उसकी आत्मा होती है। तो भाषा और साहित्य के अध्येता को किसी भी शब्द के मर्म को यदि जानना है तो उसके अर्थ को भी जानना होता है। उसके बिना वह सटीक सार्थक चयन और प्रयोग शब्द का नहीं कर सकता। तो शब्दों की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है। शब्दावली का संसार एक बड़ा संसार है और इन सब को अब हम मुद्रित माध्यमों से, यानी शब्दकोश जब मुद्रित होते हैं, प्रिंट होते हैं और फिर उनको हम कहीं लाइब्रेरी से, कहीं पुस्तक प्रदर्शनी से, किसी विक्रेता से जाकर खरीदते हैं, तो विशेषता यह है कि कोश पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। यानी जैसे लोक भाषा में कहते हैं ना कि दादा खरीदे और पोता भरते, तो फोर फादर्स, पिता के पिता, उनके भी पिता जो कोश खरीदते हैं, सामान्यतः उन कोशों को हम फेंकते नहीं हैं, व्यर्थ नहीं करते, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के पास अंतरित होते रहते हैं। तो ये कोश की महत्ता, इसको जब हम अनुवाद के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया क्या है, शब्द को कोश में समाहित करने का आधार क्या है, ये सब बातें इससे जुड़ी हैं। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि एक प्रकार का कोश तो नहीं होता, कोशों के अनेक प्रकार हैं और इन प्रकारों को, इन कोशों के भेदों को जब हम देखना समझना चाहते हैं तो पहले हमारी दृष्टि कोश के वर्गीकरण पर जाती है और वर्गीकरण का भी एक आधार है, जैसे शब्दकोश, साहित्य कोश, शब्दावली कोश, व्यक्ति कोश, नाम कोश, व्याकरण कोश, ऐसे बहुत सारे वर्गीकरण के आधार पर बहुत सारे कोशों की चर्चा, उल्लेख किया जाता है। अब सबसे पहले हमारी दृष्टि जाती है कि कोई भी कोशकार यदि कोश का निर्माण करता है, हम जानते हैं कि अगर हिंदी के कोशों को ही देखें तो 50-60 से ज़्यादा कोश तो हमें अच्छे मानक कोश मिल जाते हैं। एक समय था जब हम हिंदी को राजभाषा घोषित कर रहे थे और द्विभाषिकता के प्रावधान संविधान में कर रहे थे, तो हमारे सामने बड़ा संकट यही था कि उस तरह से खड़ी बोली हिंदी के बृहत मानक कोश बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए शब्दकोश, विश्वकोश, जब हम इन पर विचार करते थे तो हमें लगता था यदि भाषा का अनुप्रयोग करना है, कार्यान्वयन करना है, राजभाषा के रूप में शासन प्रशासन में पत्र बनाना है, टिप्पण लिखना है, प्रारूप बनाना है या प्रतिवेदन बनाना है, पदनामों का निर्धारण करना है, अनुभागों का निर्धारण करना है, ये तमाम क्षेत्र ऐसे थे जो अंग्रेजी में तो थे लेकिन हिंदी में नहीं थे। तो हमने अंग्रेजी की उस शब्दावली के समतुल्य सममूल्य शब्दावली बनाने का कार्य 1961 में गठित की गई वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग नाम की संस्था को सौंपा।
61 में ये संस्था बनी, 49 में राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया। तो हिंदी के पास साहित्य की शब्दावली की तो एक प्रचुर और बृहत शब्दावली उपलब्ध थी, क्योंकि 1100 साल का हिंदी का अपना एक साहित्यिक इतिहास रहा, वो भी कविता का इतिहास रहा। और गद्य का आगमन जब हमने देखा कि 19वीं शताब्दी में गद्य लेखन प्रारंभ हुआ, तो गद्य भाषा में साहित्य की रचनाएं, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, यात्रा आदि आदि, तो इनमें जो शब्द संपदा रचनाकारों द्वारा, लेखकों, कवियों द्वारा प्रयोग में आ रही थी, वह बहुत उपयोगी थी। उसको भी हमने शब्दावली और शब्दकोशों में समाहित किया। यदि वो अवधारणात्मक है तो शब्दावली में समाहित किया, और यदि वो अर्थ के साथ उपस्थित है तो शब्दार्थ के रूप में शब्दकोशों में उन्हें समाहित किया। लेकिन समय समय पर अद्यतन, अधुनातन, जो आधुनिकता के द्योतक या परिचायक शब्द हैं, विकासात्मक स्थिति के परिचायक शब्द हैं, उनको भी हमने शब्दकोशों में समाहित करना शुरू किया। लेकिन ये सिलसिला वस्तुतः विधिवत प्रारंभ हुआ 1960 के बाद, जब चाहे वो निजी प्रकाशकों द्वारा, चाहे सरकार की भाषा सेवी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा कोश निर्माण प्रारंभ हुआ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय उसमें बड़ा महत्वपूर्ण नाम लिया जा सकता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान, जिसका मुख्यालय आगरा में है, उसने भी कोश निर्माण में बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कार्य किया है। इसी तरह शब्दावली निर्माण में CSTT ने, यानी कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, उसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और इसी तरह हिंदी सेवी अन्य अनेक संस्थाएं जो अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित हैं, काम कर रही हैं। नागरिक प्रचारणी सभा ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने महत्वपूर्ण काम किया। ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं, और तमाम ऐसी सरकारी संस्थाएं, चाहे वो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान हो, चाहे वो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो हो, चाहे वो भाषाओं और साहित्य की अनेक अकादमियां हों, इसमें NCERT ने, राष्ट्रीय शिक्षा पर जो काम करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है, CBSE ने, इन सब तरह की स्टेट लेवल की, यानी राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय बहुत सी महत्वपूर्ण संस्थाओं ने काम किया। गृह मंत्रालय ने भी हिंदी के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए अवधारणात्मक सहज शब्दावली की ओर ध्यान आकृष्ट किया। तो हम देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय हो, तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाली सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हों, उन सब ने कुछ उद्देश्य सुनिश्चित किए कि अगर मुझे, यानी उस संस्था को भौतिक विज्ञान की शब्दावली बनानी है, जीव विज्ञान की शब्दावली बनानी है, कृषि विज्ञान की शब्दावली बनानी है, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, हम वो शब्दावली किसके लिए, किस वर्ग के लिए, किस आयु के लिए और किसी अनुशासन के लिए अगर हम उसका निर्माण कर रहे हैं, वह उद्देश्य हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, अगर कोश बनाना है तो भाषा कौन सी रखें। एक भाषी कोश है, यानी हिंदी से हिंदी, संस्कृत से संस्कृत, इंग्लिश से इंग्लिश, या द्विभाषी कोश है, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, और त्रिभाषी कोश, मूल शब्द संस्कृत का लिया, फिर उसका हिंदी में अर्थ समानार्थी दिया, फिर उसका अंग्रेजी में दे दिया। ऐसे मल्टीलिंगुअल बहुभाषा भाषी कोश भी बनते चले गए। तो भाषा भी उद्देश्य में, प्रयोजन में और वर्गीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रविष्टि, अगर कोश के अंतर्गत किसी भी शब्द की प्रविष्टि करनी है, एंट्री करनी है, वर्णक्रम से उसका निर्धारण कहाँ होगा, वर्णक्रम से व्यवस्थित करना भी कोश निर्माण की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये एक कला है, ये एक तकनीक है
तो प्रविष्टि की प्रविधि ये भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और वर्गीकरण में उसको ध्यान में रखा जाता है। काल, समय, किस समय का शब्द है, कौन सा शब्द है, हम उसे किस तरह से निर्धारित करने जा रहे हैं। अर्थ, शब्द के अनेकार्थ हैं, एक शब्द के कई कई अर्थ हैं। संदर्भ सापेक्ष, अनुशासन सापेक्ष, उनका प्रयोग भी हमें कितने शब्दों के कितने अर्थों को वहाँ व्यवस्थित करना है। और प्रविष्टि का आधार और प्रविष्टि का क्रम निर्धारण, क्योंकि यहाँ हिंदी की शब्दावली में ह्रस्व और दीर्घ के आधार पर जो शब्द व्यवस्था आगे बढ़ती है और वर्णमाला क्रम से पहले स्वर, फिर स्वरों का क्रम, फिर व्यंजन, व्यंजनों का क्रम, इन सब को ध्यान में रखा जाता है। और विशेष प्रकार की दृष्टि कोशकार की, कोश निर्माता की रहती है। उद्देश्य की दृष्टि से कोश में अर्थ का प्रति शब्द पर्याय, यानी किसी भी शब्द का प्रतिशब्द अगर निर्धारित करना है, पर्याय निर्धारित करना है, तो उसका आधार क्या होगा। क्या उस कोश में हमें शब्द मूल यानी प्रविष्टि का मूल शब्द जो है उसका विलोम भी देना है, तो फिर आद्योपांत पूरे कोश में विलोम देना होगा। परिचय देना है शब्द का कि ये लौकिक है, ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये विदेशी है, वह भी बताना है। विवेचन भी करना है। व्युत्पत्ति और उच्चारण आदि का संकलन यह भी कोश में किया जाता है, यानी शब्द की संरचना कैसे बनी और पाठक को या कोश के उपयोग करने वाले भाषा अध्येता को उच्चारण किस तरह से करना है। और उच्चारण का हम जानते हैं कि देवनागरी दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है, इसलिए कोई ओष्ठ ध्वनि होती है, कोई दंत्य ध्वनि होती है, कोई तालव्य ध्वनि होती है। ये जो आधार हैं, ये जो वर्गीकरण है उच्चारण का बोध कोशों में इसके आधार पर भी कराया जाता है। यदि कोई हिंदी इतर भाषा भाषी या कोई विदेशी उस कोश का उपयोग करे तो उसको शब्द के उच्चारण की दिशा भी, ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। इस तरह शब्दकोश में अर्थ का, पारिभाषिक कोश में अवधारणात्मक प्रतिशब्द का, पर्याय और विलोम कोश में क्रमशः पर्याय और विलोम आदि का, व्युत्पत्ति आदि का, उच्चारण आदि का, इन सब का कोश तैयार किया जाता है। विश्वकोश में प्रायः परिचय होता है और विश्वकोशों जैसे भाषा विज्ञान कोश में विवेचन और परिचय आता है। नागरी प्रचारणी सभा ने जो विश्वकोश हिंदी का बनाया वो आज भी एक आधारभूत विश्वकोश के रूप में उपलब्ध है। इसके बाद बहुत सी निजी संस्थाओं ने, प्रकाशकों ने, सरकारी प्रकाशकों ने, एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट ने बहुत महत्वपूर्ण कोश तैयार किया जिसको थिसॉरस भी कहते हैं। तो ये तमाम समांतर कोश के रूप में, थिसॉरस के रूप में उपलब्ध होने वाले कोश भी कोशों की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते हैं। इसलिए किसी भी एक कोश का निर्माण करने से पहले, क्योंकि उससे पहले उसी तरह के बहुत से कोश हैं, अब हमारे कोश में जिसकी निर्मिति का संकल्प हमारा है उसमें कुछ नवीनता, कुछ मौलिकता, कुछ आधिक्य भी होना चाहिए। जो पहले के कोशों में उपलब्ध नहीं है वो उस नए कोश में होना चाहिए। इसलिए एकाधिक उद्देश्यों का समावेश कोश निर्माण के संकल्प में होता है। जैसे हिंदी शब्द सागर, इसका जब निर्माण नागरी प्रचारणी सभा ने किया तो बाबू श्याम सुंदर दास उसके पहले संरचना करने वाले, उसकी बुनावट करने वाले विशेषज्ञ थे, भाषाविद थे, साहित्यविद थे। उन्होंने हिंदी शब्द सागर में अर्थ, व्युत्पत्ति, परिचय तीनों को समाविष्ट किया और भाषा के आधार पर एक भाषिक, द्विभाषिक, त्रिभाषिक, बहुभाषिक कोश, इनके निर्माण की एक परिपाटी, एक परंपरा हिंदी में चल निकली। और प्रविष्टियों के आधार पर शब्द और उस शब्द से बनने वाले मुहावरे, उस शब्द से निर्मित लोकोक्तियां, इनका भी शब्दकोशों में प्रयोग, उपयोग किया जाने लगा। और अलग से भी
ये मुहावरे और लोकोक्तियों के कोश बनाने की वर्णक्रम आदि के आधार पर परंपरा चल निकली। तो ये एक बड़ी दुनिया कोश निर्माण की, कोशों के वर्गीकरण के आधार की हमारे सामने उपलब्ध होती है। इसलिए काल की दृष्टि से एक कालिक, जैसे बंगला का चलंतिका कोश ऐतिहासिक कोश कहा जाता है। समानार्थी, विलोमार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, ऐसे कई कोशों को अर्थवेद की दृष्टि से हम देखते हैं और उनकी महत्ता को हम समझ सकते हैं। प्रविष्टि क्रम के आधार पर, आदि वर्णानुक्रम अनुसार, आदि वर्णानुक्रम इसके अनुसार, अक्षर संख्या के अनुसार, विषयानुसार, ऐसे बहुत से कोश हमें मिलते हैं। और अगर आदि कोश परंपरा पर दृष्टि डालें तो संस्कृत का अमर कोश आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण कोश माना जाता है। जो भाषा के क्षेत्र में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वान हैं, वो अमर कोश से आज भी उपकृत और लाभान्वित होते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।